करना चाहिए। संरचना, संतुलन, प्रेरणा, उपयुक्त शब्द। हाँ, गोरखपुर में, बिहार में, यूपी में तो होती है। किसी को डाउट हो तो डाउट हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? शिक्षार्थी उन्मुख, शिक्षा उन्मुख, दोनों, कोई नहीं। शिक्षा का स्वरूप शिक्षक उन्मुख से बदल के शिक्षार्थी उन्मुख हो रहा है। निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः ही अनुमति मिल जाती है। संपूर्ण कक्षा में शिक्षण के लिए एक समान स्तर और सामग्री की सुविधा। शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना। ये पराविद्या कहाँ सुन लिया तुमने? पराविद्या का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है मेटाफिजिक्स, जो इस दुनिया की विद्या ना हो, दुनिया के बाहर की विद्या हो, जैसे आध्यात्म या दर्शन। इसका उल्टा होता है अपराविद्या। अपराविद्या यानी जो इस दुनिया की विद्या है, जैसे विज्ञान। एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न आएगा क्या? छठ पूजा। अत्यंत उत्सुक क्यों हो जाती है तुम रह के? अरे अभी दिमाग लगाओ परीक्षा पे। अत्यंत उत्सुक, भाषा देखो इनकी, अत्यंत उत्सुक। पुराणों में लिखा है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को, अभी जो महीना चल रहा है कार्तिक शुक्ल चल रहा है, तो षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने दोनों ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। और इसके बाद फिर सप्तमी के दिन सूर्य देव के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद लिया था, अर्घ्य दिया था उनको, इसीलिए षष्ठी मनाया जाता है। छठ, षष्ठी को कहते हैं छठ। अब इसके, ये तो चलो छठ मनाया गया। एक और मान्यता जुड़ी हुई है महाभारत काल से, कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की और प्रतिदिन कमर तक घंटों पानी में खड़े होकर के सूर्य की पूजा करता था वो। बाद में छठ माता की कथा घोषित हो गई। सूर्य देव की पत्नी का नाम है संज्ञा और कार्तिकेय की पत्नी का नाम है षष्ठी।
तो षष्ठी को ही छठी मैया मान लिया गया। एक और पौराणिक कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताएं में जो छठी मैया है वो भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है, उनकी पूजा की जाती है। तो आपकी जिज्ञासा शांत हुई। हाँ, करनाल में मैं गया हूँ, कर्नाटक में। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। आदर्श स्टाइल, आदित्य स्टाइल में बोलती है बहुत बहुत। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? मौखिक, लिखित, मल्टीमीडिया। और इसका समीकरण कठिन है, ये सिर्फ उद्देश्य पर निर्भर करता है। तुमने इस स्टाइल पे कॉपीराइट घोषित कर दो। किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? व्याख्यान, परिचर्चा, पाठ्यपुस्तक और श्रव्यदर्शी यंत्र। नहीं, अब तो कॉपीराइट लग चुका है, कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा बहुत बहुत। जब एक बार कॉपीराइट लग जाता है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। डी नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अधिकतम भागीदारी तभी सुनिश्चित की जाएगी जब परिचर्चा करेंगे। बोलो, तुम्हारा नेट कट गया था? हाँ, संजय जी तो धरने में बैठ जाएंगे। क्यों संजय, तुम अनशन कर लेना। पराविद्या वो होती है जो इस दुनिया के बाहर की विद्या है। अनमोल, तुम क्यों असत्य बोलती हो बहुत बहुत? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? सीखने का, निर्देशन का, मूल्यवर्धित? कोई नहीं। और कोई प्रश्न हो किसी का? कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रदर्शन, पढ़ना लिखना, सूचना को उपलब्ध कराने के लिए टेलीविजन का माध्यम और फिल्म प्रक्षेपक का उपयोग करना, बड़े पैमाने पर समूह चर्चा। आदेश होता है ऑर्डर, और ये बाध्यकारी है, ऑब्लिगेटरी।
आदेश की अगर अवहेलना की जाएगी तो इसके परिणाम होंगे। निर्देश होता है इंस्ट्रक्शन, और ये बाध्यकारी नहीं होता। ये मानने के लिए इच्छा पर निर्भर करता है। निर्देश अगर नहीं मानेंगे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हेत्वाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, हेतु और आभास। ये भारतीय न्याय दर्शन तर्कशास्त्र का टॉपिक है। हेत्वाभास को बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, इसका मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। हेतु का आभास होना मतलब वास्तविकता का अभाव है, लेकिन लग रहा कि वो है, जो नहीं है लग रहा वो है। आभास का मतलब ये होता है जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो गौतम इसके प्रतिपादक हैं हेत्वाभास के। इसमें 5 भेद इन्होंने बताया है: सभ्याविचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, सादृश्यम, कालातीत। 5 भाग। ये चीज जब हम आपको भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ाएंगे ना, उसमें किसी चीज के होने से गलत आभास पैदा होता है, या किसी चीज के न होने से आभास पैदा होता है। शोले फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। शोले फिल्म में जब ठाकुर अपने घर लौटता है तो उसके घर के सामने गांव वालों की भीड़ लगी हुई है, तो उससे ही उसको आभास हो गया कि कोई न कोई अनहोनी हो गई। हेत्वाभास का हमारा कारण होता है मन। मन ने ये सारा जगत बनाया, संसार। संसार जैसा आपको दिखता है संसार वैसा है नहीं, आपके मन ने उस संसार को वैसा बनाया। और आपको सत्य को पाने के लिए पूरे संसार से लड़ाई नहीं करनी है। सत्य को पाने के लिए बस मन को पार कर लेना है। इसी मन के पार करने को कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। इसीलिए जो भ्रमित व्यक्ति है वो पूरी संसार का चक्कर लगाता है। सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो चुपचाप अपने मन को शांत करता है। और मन को शांत करने के लिए हमें हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। बस मन के साक्षी हो जाइए तो मन शांत हो जाता है। मन के साक्षी हो जाइए, मन के जो विचार आ रहे हैं उनको देने में समर्थ हो जाइए, विचार अपने आप गिर जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि मन के झील पर कोई भी तरंग नहीं उठेगी, और जो सत्य रूपी चांद है जो आकाश में प्रतिबिंबित है, वो सत्य रूपी चांद आपकी चेतना पर प्रतिबिंबित, आपके मन पर प्रतिबिंबित होगा एज इट इज। और उसी समय सत्य का आपको बोध हो जाएगा। ना कोई आभास रहेगा, ना कोई भ्रम रहेगा, ना कोई हेतु रहेगा। एक सिंपल सा मेथड है सत्य को प्राप्त करने का। नहीं, अंदाजा एक अलग चीज है, वो तो बस अनुमान इज डिफरेंट। अनुमान से तो सत्य की प्राप्ति होती है। अनुमान इज नॉट इल्यूजन। आपको पता है विचार भी वस्तु है, विचार को भी हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने स्पेन को देख रहे हैं ना, ऐसे ही विचार को भी देखा जा सकता है। विचार वस्तु है, विचार की सत्ता है। हिंदू और मुसलमान होना या बौद्ध और ईसाई होना, क्या है? ये विचार और कुछ नहीं। जानवर के कान में कहो कि तुम हिंदू हो, किसी को बोलो कि तुम मुसलमान हो, और इनको लेकर के लड़ो, तो जानवर लड़ेंगे? मात्र उनके पास विचार नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कर लो रेज हैंड।
आप सुंदर हो, काले हो, सफल हो, गरीब हो, अमीर हो, क्रूर हो, ये हो, वो हो, हीन हो, उच्च हो, ये सारे के सारे सिर्फ विचार है। कोई श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, ये मूल्य नहीं है, ये विचार है। कोई महान है, ये विचार है। कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, ये विचार है। फिर सत्य क्या है? ये सारा जगत जो हमने बनाया है, ये सब विचार है। सत्य की प्रतीति तभी होती है जब आपका मन शांत हो जाता है। विचारों की भिन्नता के कारण करते हैं, विचारों को मानते हैं कि वो सत्य है, जबकि विचार सत्य नहीं है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी। सर, जो भी आपसे देवमित्र जी ने सर इस हेत्वाभास के बारे में प्रश्न पूछा था, हम्म। और सर आपने इसके उत्तर में बताया था कि हेत्वाभास होता क्या है। सर, अगर इसके शब्द पे जाएं, हेत्वाभास, हेतु प्लस आभास, यानी सर जो कारण है उसका पहले ही आभास होना। हम्म। सर, मेरा इस संदर्भ में प्रश्न ये है सर, जो जानवरों की सर योनि होती है, एनिमल्स की, हम्म। सर कुछ कुछ जानवरों की सर प्रजातियां ऐसी होती है, खासकर सर पक्षियों की, सर जो सर जब मानसून आता है सर, तो सर हम्म। वो उस मानसून के लिए सर पहले से तैयार रहती हैं, और सर वो सर अपना घोंसला पहले सर एक ऐसे स्थान पर बना लेते हैं ताकि उनको मानसून के अंदर सर ज़्यादा हानि ना हो। और सर चार पैरों वाले जानवर में सर जैसे गाय भैंस, ऐसे ऐसे कुछ जानवर होते हैं सर जिन्हें तूफान का पहले से सर आभास हो जाता है। हम्म। तो सर ये सर जो जानवरों में भी सर ये आभास होता है, सर इसे क्या हेत्वाभास की श्रेणी में रखा जा सकता है, या सर इसे बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु माना जाएगा सर हेत्वाभास का, या सर ये कुछ और ही है? सर इस बारे में बताएं प्लीज। हम्म। थैंक यू सर। ठीक है। पहली तो बात यह है कि आभास उसी मात्रा में सही होगा जिस मात्रा में आप प्रकृति से तारतम्यता में है, प्रकृति से हारमोनी में है। हारमोनी समझते हो ना? एक माँ है और अपने बच्चे से वो भाव के तल पर जुड़ी हुई है। माँ सोई होती है और बेटा भूखा होता है, माँ को पता चल जाता है। नींद में ही वो बेटे को दूध पिलाने लग जाती है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो हारमोनी में है, हारमोनियस। तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमारी माँ है। और पशु पशु क्या है? बीच में हमारी स्थिति है मन की, इसलिए हम कहे जाते हैं मनुष्य। मन के नीचे की जो स्थिति है वो है पशु। पशु शब्द ही इसीलिए बना है कि ये कुछ पास में बंधा हुआ है, उस पास को तोड़ नहीं सकता। पास पास यानी रस्सी, इसीलिए उसको पशु कहा गया है। ठीक है ना? तो वो पास क्या है? पशु की लाइफ बिल्कुल डेफिनेट है, डेफिनेट। वो खाएगा, शौच करेगा, प्रजनन करेगा, जिएगा, सांस लेगा, मर जाएगा, बस। नो स्टोरी एट ऑल। इन 4-5 लाइनों में पशु की जिंदगी खत्म। पशु से ऊपर थोड़ा सा चेतनागत विकास हुआ है मन का, मनुष्य का। मन सतत एक तनाव में है। मन के जब व्यक्ति पार चला जाता है तो वो हो जाता है बुद्ध पुरुष। बुद्ध मन के पार है, पशु मन के नीचे है, बीच में मनुष्य है। तो मनुष्य एक स्थिति है, एक गतिशील अवस्था है। एक ऐसा नहीं है कि दिन में हम 24 घंटे में हजारों बार पशु बनते हैं और कुछ बार बुद्ध भी बन जाते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि लगता है कितना आनंद है, सब कुछ कितना अच्छा है, अनायास ही, अकारण ही। उस समय आप बुद्ध हो जाते हो, क्षण मात्र के लिए ही सही, आनंदित हो जाते हो। कभी कभी लगता है कि जिंदगी मौत से बदतर है, इससे बेटर है मर जाना। पता नहीं कभी झंझट खत्म होगा, रोज वही कहानी। उस समय आप पशुता में गिर जाते हो। मनुष्य पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। पशु मनुष्य, पशु बुद्ध, पशु बुद्ध, पशु बुद्ध, पशु बुद्ध, पशु, ये चलता रहता है 24 घंटे। ये मानसिक द्वेलन 24 घंटे चल रहा है। इसमें चूंकि आप हारमोनी में नहीं, हारमोनी में रहने की सुविधा नहीं प्रकृति के साथ, तो क्या करोगे? बेचैन रहोगे। तो किताबें लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, वीडियो गेम खेलोगे, कुछ नहीं करोगे, यूट्यूब खोल के देख लोगे, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे। मतलब कुछ ना कुछ करना जरूरी है। सेल्फी लेने लगोगे। पहले चावल बीतते हुए स्वेटर बुनते गाँव की औरतें बैठ करके पड़ोसी की बुराई करती थी, या किसके घर क्या हो रहा है, किसके घर क्या घटना घटी है, पूरे गांव की चर्चा पर चर्चा करती थी। दैट इज द सेम थिंग यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। ऐसे भट करके किसके डालोगे, ऐसे खींच के डालोगे, मैं भी डालने लगा हूँ। तो ये सब स्थिति क्या है कि अपने ये जो डवाडोल चित्त है आपका ना, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, उसको एक तारतम्य में रखने की कोशिश करना। खाली बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है। खाली बैठना मुश्किल इसलिए है कि आपके फ्लक्चुएशंस आपको खुद ही दिखाई देते हैं। आपको कह दिया जाए कि बस दिन भर खाली बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, इतने परेशान हो जाओगे जितना तुम काम करते हो। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि 6 दिन हम प्रतीक्षा करते हैं कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और जब संडे आ जाता है तो सोचते हैं कि ये क्या आ गया। घर में खाली बैठना ही सच बोरिंग। तो टीवी देखना मतलब कुछ ना कुछ करना ही करना है। किसी से कहते चुपचाप चेयर पे ऐसे बैठे रहो, कुछ नहीं करो, बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि आपके जो खुद के फ्लक्चुएशन है वो दिखते रहते हैं। इसलिए मनुष्य इतना शांत है, इसलिए मनुष्य को नशा चाहिए। नशा कर लेता है तो कुछ देर के लिए पशु बन जाता है, शराब पी लेता है कुछ देर के लिए पशु बन जाता है। नशा नहीं करेगा तो कुछ अलग अलग चीजें करेगा, पूजा भी करेगा, मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, नमाज पढ़ेगा, अच्छे लोगों की बातें करेगा, बस खाली नहीं बैठेगा। पशु कहीं ना कहीं बड़ा ही विपन्न है, दरिद्र है, स्वतंत्र नहीं है, पास में बंधा हुआ है। और पास में बंधे होने के कारण ये प्रकृति के साथ एक सिंक्रोनिसिटी में है। सिंक्रोनिसिटी में, एक समरसता में।
अब आप सिंक्रोनिसिटी में हो तो आपको चीजों का, अब सिंक्रोनिसिटी क्या होती है? सिंक्रोनिसिटी में सिर्फ एक ही समय होता है, वो वर्तमान। भूत और भविष्य से जुड़ करके वर्तमान में आ जाते हैं, तो आपको आगे की चीजों का भी पता चल जाएगा आसानी से। सिंक्रोनिसिटी में इंट्यूशन हो जाता है। इसीलिए भूकंप आएगा तो चूहे बिल से बाहर पहले ही निकल जाते हैं, चिड़िया पहले ही घोंसलों में दुबक जाती हैं। और ऐसे ऐसी कुछ मछलियां होती हैं जापान में, वो बता देती हैं कि भूकंप आने वाला है, वो बेचैन हो जाती है मछलियां, इनसे पता लग जाता है कि भूकंप आएगा। और बुद्ध भी सिंक्रोनिसिटी में, लेकिन बुद्ध परम सिंक्रोनिसिटी में, बुद्ध भी बता देते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन बुद्ध मन के पार चले गए तो सिंक्रोनिसिटी में है। और पशु इसको अर्जित नहीं किया है, पशु का बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि सिंक्रोनिसिटी में। इसीलिए पशु आनंदित नहीं दिखता आपको, पशु आनंदित नहीं है, पशु कहीं कहीं विवश है। पशु के चेहरे को देखो, कुत्ते गाय भैंस, वो पीड़ित है, विवश है। ये उसका चुनाव नहीं है, इसकी स्वतंत्रता नहीं है, ये उसकी बाध्यता है। अब बाध्यता, स्वतंत्रता, जेल में आप अपनी मर्जी से जेल में जाओगे तो खुश रहोगे, और आपको बिना मर्जी के सब सारी स्वतंत्रता दे दिया जाए तो भी जेल बन जाएगा। लेकिन बुद्ध परम आनंदित है, बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है, ये परम आनंदित है, क्योंकि ये इनका चुनाव है, इनकी स्वतंत्रता है, अपने परम आनंदित स्वरूप को इन्होंने पा लिया है। तो इसीलिए पशु को पता चल जाता है, पशु को पता चल जाता है, इस पता चलने का पता भी पशु को नहीं है, कि मुझे पता चल जाता है। वो ऐसे है कि चाबी भर दिया खिलौने में, खिलौना चल रहा है। खिलौने में अगर प्राण होता तो पूछोगे कि तुमको पता है तुम चल रहे हो, तो खिलौना नहीं बता पाएगा कि वो चल रहा है, क्योंकि चेतना नहीं उसके अंदर। चेतना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। चेतना का मतलब होता है एबिलिटी टू नो, जानने की क्षमता। मनुष्य इसलिए पशु से श्रेष्ठ है कि मनुष्य की जानने की क्षमता पशु से ज्यादा है। और बुद्ध इसलिए मनुष्य से श्रेष्ठ है कि बुद्ध सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं इन टर्म्स ऑफ चेतना। आपकी चेतना विस्तृत है। आप जीवन में जिनको देखते हो कि बड़े ही महान पुरुष हैं, तेजस्वी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो किताबें ज्यादा आपसे पढ़े हैं तो ज्ञानी है, तो गलत परिभाषा है। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो श्रेष्ठ इन टर्म्स में है कि उनकी चेतना ज्यादा है, उनके जानने की क्षमता ज्यादा है, उनका कंटेनर ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति को हमने ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म को भी जानता है, जो मन के पार है। ब्राह्मण यानी पंडित घर में, ब्राह्मण घर में पैदा होने वाला नहीं, जो ब्रह्म को जानने वाला है। और ऐसे व्यक्ति को हमने शूद्र कहा था, कि जो नॉट इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जो पशु है वो शूद्र है, पशु के बराबर है, शूद्र है। समझ गए? हेत्वाभाष। नहीं, ये जो टोटके है ना कि मुंडेर पे कौवा बोलता है तो आता है, गेस्ट आता है, ये सब हेत्वाभाष नहीं। पहली तो बात है कि जीवन और मृत्यु, हमारी नजर में जीवन और मृत्यु होती है, अस्तित्व की नजर में जीवन मृत्यु नहीं होती। जैसे किचन में आप सब्जी बनाते हो ना, तो सब्जी को, कल ही मैं देख रहा था कि आलू को धुल करके सिंक में एक कंटेनर से उठा करके साफ आलू को दूसरे कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, और उसको उठा करके कढ़ाई में डाल दिया, उसको पहले काटा फिर कढ़ाई में डाल दिया। तो आलू से पूछोगे तो कहेगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मरा वरा कुछ नहीं है, इसको एक जगह से उठा के मैंने दूसरी जगह डाल दिया। अस्तित्व की दृष्टि में मृत्यु और जीवन का यही मतलब है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देना, बस दैट्स इट। क्योंकि हमारी नजर बहुत छोटी है तो हम बस वही, अब आलू से पूछोगे तो बस वो अपने कंटेनर को देखती है कि वो ये मेरी दुनिया है, कितना चमकीली दुनिया है, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ। दैट इज ड्यू टू अहंकार। लेकिन विराट के दृष्टिकोण में ये एक उत्सव है। विराट के दृष्टिकोण में मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, ओवरऑल कुछ खोता पाया नहीं जाता, ओवरऑल सबका बैलेंस बराबर है। छात्रों को शुद्धार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? होम असाइनमेंट। उन्हें हर समय अध्ययन में व्यस्त रखना, उन्हें टेलीविजन देखने से रोकना, स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, प्रणाम। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा की अनुपस्थिति में से और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? सहमत, अनिश्चित, असहमत?
3 महानुभाव। तुमने आलू को सिर्फ मारा ही नहीं, उसको भून के खा गई हो। कक्षा शिक्षण में यानी क्लास टीचिंग में सही निर्देश माध्यम का चुनाव ना कर पाना। किसी को हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शनल मेथड सही नहीं है हमारा, सभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी जानने वाले हैं, और आप अंग्रेजी में शुरू हो गए, तो लर्नर क्या करेंगे? पहले दिन झेलेंगे, दूसरे दिन झेलेंगे, तीसरे दिन झेलेंगे, चौथे दिन भाग जाएंगे, आएंगे नहीं। ऐसे ही हमारे टीचर थे, उनका नाम हम लोगों ने रखा था बुलबुल। उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, मैथ पढ़ाने आए थे। तो छोटे से थे, कार्टून की तरह लगते थे, नवोदय विद्यालय में। तो वो रिक्शे से उतरे, हम लोग देख रहे हैं, हमारा जंगल में स्कूल था, जंगल के बीच बीच। तो रिक्शे से उतरे और रिक्शे वाले से अंग्रेजी बोल रहे हैं कि हाउ मच रिक्शा वाला कहा। तो हम लोग थे, तो हम लोग पूछ पाछ के उसको बताया कि इसको 20 रुपये 50 रुपये दे दीजिए। तभी हम लोग समझ गए कि ये बेवकूफ़ आदमी आ गया, क्या पढ़ाएगा। उसके बाद क्लास में गए और जब पढ़ाना शुरू किया तो कुछ समझ में आया ही नहीं। तो हम लोगों ने बगावत का बिगुल बजा दिया, उनकी क्लास का बहिष्कार कर दिया। जब समझ में नहीं आया तो क्लास करने से फायदा क्या है। बात प्रिंसिपल तक गई। प्रिंसिपल ने पूछा आप लोग क्यों नहीं क्लास में जा रहे हैं, तीनों सर के। मैंने कहा कि सर वो पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाने नहीं आता उनको। तो तीनों तमतमा गए, बोले तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे पढ़ाऊं? मैं कहा जी हाँ, क्योंकि पढ़ना हमको है। कौन बताएगा? वृक्ष बताएंगे प्रांगण के कैसे पढ़ाते हो, मैं बताऊंगा, हम स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपकी पढ़ाने का जो अंदाजे बयां है वो समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैंने एमएससी बीएससी पता नहीं क्या नेट, उसमें हमको पता नहीं नेट होता क्या, हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में थे, पीएचडी सारा कुछ किया हुआ है। तो हमने कहा कि इसीलिए आप नहीं पढ़ा पाते हो, जहाँ काम सुई का है वहाँ तलवार लेके आ जाते हो, तलवार से कपड़े कहीं सिले जाते हैं, तलवार से कपड़े सिलोगे तो तलवार कपड़ों को फाड़ देगा, आप हमारे कोमल हृदय को फाड़ दे। तो मुझ पर क्रोधित हो, ये बहुत बोलता है, यही है, यही क्लास को बिगाड़ा है। प्रिंसिपल सेंसिटिव था, उसने कहा कि नहीं क्लास को क्या बिगाड़ेगा, इसकी बात सही है, आप कहाँ इस तरह से हाइपर हो रहे हैं बार बार। तो वही ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सही निर्देश माध्यम नहीं है, सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। अब धोनी जी ने पूछा कि जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है भूकंप तो आ गया। अब मैं आपको बताने लगूं कि हाँ जानवरों में क्या होता है ना, एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है फारेनडीहाइड, वो ब्लू कलर का होता है। तो जब भूकंप आने वाला होता है तो एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और बोलती है, तो जैसे ही उसकी सीटी की आवाज कानों में पड़ती है वैसे ही वो केमिकल सिक्रीट होने लगता है, उसका दिमाग अटेंटिव हो जाता है और वो बता देती है भूकंप भूकंप। तो ये तो आप लोग सुन लोगे, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये शिक्षक नहीं है, ये गधा 1 नंबर का बैठा है मेरे सामने, ये हमको बेवकूफ बना रहा है। टीचिंग जॉब इज सच ए टफ जॉब। अभी आधे घंटे में कहाँ कहाँ गए, पराविद्या अपराविद्या, एक ने क्वेश्चन किया, हेत्वाभाष, हेत्वाभाष की पूछ पकड़ के वो चले गए भूकंप पे। फिर मुझे मनुष्य योनि और पशु योनि और संबोधि की योनि, ये तीनों बतानी पड़ी। इसके बाद झेन में चले गए, फिर मन के ऊपर की उठती हुई तरंगे, फिर मेडिटेशन में घुस गए, फिर मीडियम के बारे में बता रहा। आधे घंटे में तो आधे लोग का चक्कर लग गया। अच्छा, अब इतनी निपुणता चाहिए तब तो संतुष्ट होंगे छात्र। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ता है, नॉलेज चाहिए। आजकल के बच्चे इतने आसान नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी।
कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया? गिलबर्ट, स्टोलोरो, डेविस, रॉबर्ट गैगने, मसनर। नहीं पिंकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पड़ेगा। अभी आ जाएगा अधिगम, अभी तुम्हारा तो बहुत कम आगे आने वाला है। छात्रों के समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उपेक्षित करना, अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना। एग्जाम तो तुम्हारा होना ही है, ये तो कहने की भी जरूरत नहीं। तो वही होना, एक बार जिसने फोन किया था बहुत पहले। दोषी ने तो शायद कल ही रिन्यू करवाया ना। हाईकमान अगर नहीं मानते हैं तो 2-3 दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह, व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? वाह संजय, वेरी गुड। तुम्हारी बुक अभी आई नहीं मेरे पास। समूह चर्चा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा शिक्षण? समुच्चय नहीं, समूह शिक्षण। शिक्षण की ये विधियां हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि एक कक्षा है, ये क्यों नहीं, आपस में जोड़ने की बात हो रही है ना। समूह चर्चा, इनको आपस में जोड़ा है कैसे? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी कहते हैं। शिक्षा में इसको सिंपली विभेदीकरण भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इफेक्टिव टीचिंग का एक आवश्यक अंग है। क्लासरूम की जो कम्युनिटी है वो डाइवर्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर्स के लर्नर क्लासरूम में बैठे हुए हैं। सबकी समझने की, सोचने की और परिपक्वता की स्थितियां डिफरेंट है। तो एक ही क्लासरूम में आप एक ही डंडे से सभी को नहीं हार सकते। कंटेंट जो आप प्रोसेस कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आइडियाज के सेंस बना रहे हो, टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, असेसमेंट मेजर्स जो आप दे रहे हैं,
ये सब अलग अलग होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कैरोल एन टॉमलिंसन ने इसने कहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को कि इंश्योरिंग दैट व्हाट ए स्टूडेंट लर्न्स, हाउ ही और सी लर्न्स इट, एंड हाउ द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट what he or she has learned in a match for that student's readiness level, interest, and preferred mode of learning. समझ गए? सुहानी जी का प्रश्न कहाँ गया? समुच्च शिक्षण का कोई प्रश्न आया है क्या कहीं? नहीं समझे? क्या से क्या? यह है एक बागीचा। इस बागीचे में ये किस चीज का फूल है? गुलाब। ये क्या है? कमल बागीचे में एक छोटा सा तालाब है, उसमें खिला हुआ है। ये मान लो है सूर्यमुखी। ये है आम का पेड़। ये है नारियल। तो एक बागीचे में बड़ी भिन्नता है ना, बड़ी विभिन्नता है। और मैं किसान हूं, तो मैं इन सारे वृक्षों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। गुलाब की रखवाली किसी और तरह से होगी, कमल की रखवाली किसी और तरह से होगी, सूर्यमुखी की रखवाली इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, पेड़ की रिक्वायरमेंट कुछ और है, और नारियल की रिक्वायरमेंट कुछ और है कि नहीं? तो ये जो विभिन्नता है, पोषण देने की विभिन्नता है, ये सिर्फ बागीचे में नहीं होती, ये क्लासरूम में भी होती। क्लासरूम में वीरेंद्र है, विदुषी है, रुक्षार है, काजल है, हेमा है, जया है। ये अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इनकी अलग अलग संभावनाएं हैं, इनकी अलग अलग सोच समझ है, इनकी अलग अलग सेंसेशंस हैं, सेंसर इनका अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, कोई शिशु मंदिर से आ रहा है, कोई अंग्रेजी मीडियम का, कोई हिंदी मीडियम का है, किसी के माँ बाप अत्याचारी हैं, किसी के माँ बाप सहिष्णु हैं, किसी के चाचा डाकू हैं, किसी के चाचा कलेक्टर हैं। सबके सब ट्रीटमेंट अलग अलग हुआ है, सबके संसार अलग अलग है, सबकी संवेदनाएं अलग अलग है, सबके सोच अलग है, सबका खान पान अलग है, सबके रहन सहन अलग है, सबके परिधान अलग है, सबके संस्कृतियां अलग है, सबकी सभ्यताएं अलग है, सबके धर्म अलग है, सबके नजरिए अलग है, सबके सुख दुख के पैमाने अलग है, सुख दुख की परिभाषाएं अलग हैं। और इनको हमको बढ़ाना है शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मैं कौन सा ऐसा कैप्सूल डेवलप करूं कि इतनी सारी वैरायटी को सेटिस्फाई कर सकूं? तो हमको ये जो विभिन्नता है ना, इसमें एकता स्थापित करनी पड़ती है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग लोगों को अलग अलग, जैसे धोनी जी का प्रश्न हमेशा दार्शनिक होता है, पूजा मिश्रा का प्रश्न हमेशा एक विषय वस्तु से संबंधित होता है, संजय का प्रश्न थोड़ा सा तार्किक होता है, अनमोल के प्रश्न में क्षमा याचना बहुत होती है।
और आदर्श है से बुद्धि के प्रश्न का तो कैटेगरी ही नहीं है। रुखसार के प्रश्न के रुख बदलते रहते हैं। तो सबको संतुष्ट करना एक टीचर का काम है। अब टीचर अगर मान लो संतुष्ट ना करे, मैं कह सकता हूँ देखो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है और बस मैं यही सब रटा रटा चीज बता दूंगा, इसे क्या होगा? इसे मैं अपना काम तो कर दूंगा, लेकिन आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो आपकी रुचि का भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिभान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? व्यक्तिगत अनुदेश और व्याख्यान विधि, सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। क्या तुम्हारा नहीं मिला? क्या पूछा था मिन्नी तुमने? अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आवाज आ रही है क्या काफी? ये मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। शिक्षा परियोजना की विधि की सीमा कौन सी है? यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, शिक्षार्थियों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण परियोजना की विधि की सीमा कौन सी है? यानी प्रोजेक्ट मेथड जो होती है ना, उसके लिमिटेशन क्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। यानी अधीक्षण का मतलब होता है गाइड। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा रोल होता है लर्नर का, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड है। क्योंकि सारा काम प्रोजेक्ट लर्नर ही करते हैं। आपने वो 3 इडियट फिल्म देखी है? 3 इडियट फिल्म किसने किसने देखी है? उसमें वो जो रहता है ना, जो सुसाइड कर लेता है लड़का, वो ड्रोन बनाता रहता है। जॉय नाम रहता है सब उसका, जॉन। ऐसे ही कुछ रहता है, हाँ, जॉय लोगो। तो वो बार बार प्रोजेक्ट लेके आता है और वायरस उसको फेंक देता है। यही है उसमें भी ना, मिर्जापुर में भी। तो वो उचित अधीक्षण नहीं करता। सुहानी फिर से पूछ लो कौन सा क्वेश्चन था। तो इसका गंभीर परिणाम होता है कि ही कमिटेड सुसाइड।
कि वायरस की हठधर्मिता उसके बेटे को भी मारती है, उसको भी मारती है, और राजू रस्तोगी भी छत से कूद जाता है, बाद में तो बच जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में लर्नर चूंकि काम कर रहा है, तो कई बार तो गाइड को पता भी नहीं होता कि लर्नर कर क्या रहा है, क्योंकि वो कोई कोई नया अगर इनोवेशन कर रहा है ना लर्नर, तो गाइड को अंदाजा ही नहीं लगता कि लर्नर क्या कर रहा है। तो वही कह रहे हैं। निम्नलिखित में से अनुमानीय ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? कंठस्थ करना, गृह कार्य, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ये ड्रामा आपका कुछ पुछता है नहीं है क्या, मतलब कोई बिजनेस टाइप का है? शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को क्या बनाने के लिए करता है? सरल, अधिक ज्ञानपूर्ण, भावपूर्ण और रोचक। एक गुड न्यूज है सभी के लिए, अभी अभी आई है। भारत के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मिनिमम एलिजिबिलिटी कभी नहीं रहेगी, मतलब 2023 के बाद भी नेट ही रहेगी। नहीं, वो तो टेंटेटिव कह रहे थे ना, अभी उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में डिक्लेयर कर दिया। इसलिए नेट ही, अब नेट के बाद पीएचडी भी कर लो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पीएचडी जिसकी नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता, बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? एलसीडी, प्रोजेक्टर, ग्रीन बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, उपरोक्त सभी। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी। अरे इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं, और ड्रामा बच्चे ही करते हैं। आप लोग अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम बताइए जो डेली देखते हैं। या फिर कभी रहा हो। अधिगम को तुम दिल का गम मत बनाओ। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और कुछ नहीं होता है।
सीखना। अच्छा, टीवी देखती नहीं? ये तो सबसे इजी टॉपिक है जी, क्या बात करते हैं। शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को बनाने के लिए करता है, क्या बनाने के लिए? हाँ, मैं भी नहीं। रुचिकर, पैसिव, तीव्र, जटिल। ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। ग्रीन बोर्ड में पेन से आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन राइटिंग भी कर सकते हैं। जो बोर्ड पे लिखोगे वो स्क्रीन पे आके छपेगा। स्मार्ट बोर्ड, परियोजना एक लर्निंग के लिए विधि है, प्रोजेक्ट, परियोजना नहीं प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, या सामाजिक वातावरण में होती है, या जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है, और यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? कम खर्चीला होना, तीव्रता से बनाया जाना, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी सीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करना, और उपरोक्त सभी। बस जी 3 मिनट और। क्या बताऊं? मेरा फेवरेट सीरियल एपिक पे जितने भी आते हैं, जैसे वो देवदत्त पटनायक का, और धर्मक्षेत्र, महाभारत भी, चोपड़ा, केबीसी भी अच्छा लगता है, कपिल शो भी अच्छा लगता है। राधा कृष्णा मैंने देखा नहीं, बहुत सारे। महाभारत लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट। जब मैं कभी अपसेट होता हूँ महाभारत देखता हूँ। उसके संवाद जो राही मासूम रजा के, हाँ, राजा रसोई और अन्य कहानियां भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एपिक पर जितने भी आते हैं, लेकिन मैं एपिक ओटी प्लेटफॉर्म पे चला नहीं पाता है, किससे चलता है मुझे पता भी नहीं है।
नहीं, वो कार्टून लगते हैं सर, तारक मेहता। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। देखो, अच्छी लिखावट में, हाँ, देव के देव महादेव मैंने देखा था, लेकिन बाद में वो बोरिंग लगने लगा मुझे, जबरदस्ती खींचने लगा उसको। अच्छी लिखावट में स्पष्टता भी आ गई ना, स्पष्टता इंक्लूडेड है, स्पष्टता और सुंदरता, और स्पष्टता में अच्छाई, अच्छी सुंदरता इंक्लूडेड नहीं। तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। रुखसार फर्स्ट, अभिमन्यु सेकंड, पिंकी थर्ड, संदीप, सृष्टि, हेमलता, सपना, एम एस धोनी, संदीप कुमार और एकता। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे अपनी अगली क्लास में, चाय पॉलिटिक्स। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।